Good morning, class 8th. Today we are going to start chapter number 3, the ruling the countryside. This is history. And one important message for all. ये चैप्टर जो आपको दोबारा से रिपीट हो रहे हैं क्योंकि इनकी क्लास मई जून में अप्रैल में ली जा चुकी हैं, तो आपने बेटा क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर किए होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैप्टर 3 या चैप्टर 4 आगे जो चैप्टर है उनके क्वेश्चन आंसर्स अगर कर लिए हैं तो वो लोग अब दोबारा नहीं करेंगे, ठीक, जब हम होमवर्क भेजेंगे। हाँ, लेकिन होमवर्क सबमिट करना है तो आपको पिक ज़रूर भेजनी है। अपने होमवर्क की पिक जो है वो सेंड ज़रूर करनी है, ठीक, भेज दिया करने। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम क्लास नहीं ली थी, ठीक, क्लास भी नहीं ली, वर्क भी नहीं किया, तो बेटा वो सारे लोगों को ये सारा वर्क करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और आप किसी भी चीज़ को प्लीज़ मिस ना करें। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। दोज who didn't take class and do homework, उन सब को, जिन लोगों ने क्लास नहीं ली थी अप्रैल मई जून में 8th क्लास में, ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो बेटा जब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देंगे तो आपको करने हैं। वो बच्चे जिन्होंने नहीं किया, और आपको वर्क भेजना भी है। और जिन लोगों ने इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स किए हुए हैं, पहले किए हुए हैं, तो आप दोबारा नहीं करेंगे। आप उसी चीज़ को, होमवर्क को पिक भेज के दिखा देंगे कि यस वी हैव डन। ओके, नाउ इट्स क्लियर। लेट्स स्टार्ट। रूलिंग द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है बेटा रूरल एरिया। ये रॉबर्ट क्लाइव है और ये एक्सेप्ट कर रहा है दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा की मुगल रूलर से। 1765 की बात है ये। तो इतने सारे इलाकों की दीवानी जहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन सबसे अच्छा होता है, वो जो है मिल रहा है ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। अब आप देखेंगे कैसे कंपनी जो है दीवान बन गई है, मुखिया हो रही है। ये 12 अगस्त 1765 की बात है। मुगल एम्परर ने अपॉइंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान ऑफ बंगाल का। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव टेंट। कहते हैं कि जो हकीकत की जो इवेंट हुई थी, ये वाली है कि दीवान बनाया जाना है, वो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुई थी, विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एज विटनेस। कुछ अंग्रेजी लोग भी थे और कुछ हिंदुस्तानी लोग भी थे जो उस टाइम गवाह थे। बट इन द पेंटिंग ऑफ द इवेंट इज शोन एज मैजेस्टिक ओकेजन। बट पेंटिंग में इस चीज़ को एक बहुत ही शानदार जगह दिखाया जा रहा है, टेकिंग प्लेस इन द ग्रैंड सेटिंग। बहुत एक बड़ी जगह को लिया गया है। द पेंटर वॉज कमीशन बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव्स लाइफ। पेंटर को कमीशन किया गया, मतलब उसको पैसे दिए गए, क्लाइव के जरिए रखा गया, और उसने कहा कि इस मेमोरेबल इवेंट को क्लाइव की लाइफ से जोड़ा जाए, इस बेहतरीन पेंटिंग आप बना के दीजिए। तो टेंट को उन्होंने उसमें पिक्चर में नहीं दिखाया। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट्स इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। ब्रिटिश जिस चीज़ के लिए सोच भी नहीं सकते थे, दीवानी इस तरह से उनके हाथ में आ जाएगी, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। ओके, अब ज़रा आगे देखें आप। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। अब दीवान का मतलब क्या है वो समझ लीजिए आप लोग, बार बार ये वर्ड आ रहा है बेटा। चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, पैसे से रिलेटेड जो एक्टिविटी होंगी, उनका जो मुखिया है बेटा वो दीवान कहलाता था। अब वो किसको बना दिया? ब्रिटिश को। तो सब कुछ तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। अब अंग्रेज सोच रहे थे कि जो जहाँ जहाँ वो कैप्चर कर चुके हैं, वो टेरिटरी तो उनके कंट्रोल में आई गई। अब वो सोच रहे हैं कि जो ज़मीन की हिस्सेदारी है उसको ऑर्गेनाइज करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, रिसोर्सेज को। अब उनके बारे में सोचने लगे थे कि इन पे भी कंट्रोल किया जाए। दिस हैड टू बी डन इन वे दैट could yield enough revenue to meet the growing expense of the company। अच्छा, ये चीज़ इसलिए भी होनी थी क्योंकि जो कुछ पैदा हो रहा था उस टाइम पे रेवेन्यू के नाम पे, वो कंपनी के एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पा रहा था। कंपनी के खर्चे, सैलरी देना, रख रखाव, खान पान, कपड़े,
और बहुत सारी चीज़ें, तो मैनेज नहीं हो पा रहा था। A trading company has also to ensure that it could buy the product it's needed and sell what is wanted. ट्रेडिंग कंपनी को ये भी तो इंश्योर करना था कि वो क्या चीज़ प्रोडक्ट में खरीद रहे हैं, उनकी ज़रूरत है, और क्या वो बेचना चाहते हैं जिसकी ज़रूरत है, जो वो चाहते हैं। ओवर द ईयर्स कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉशन, सावधानी के साथ चले। एलियन पावर मतलब बाहर से आयु पावर थे, तो उन्हें ज़रूरत थी ऐसे लोगों की जो पास्ट में लोग रहे हैं, उनसे उन्होंने सीखा, और रूरल एरियाज़ में रूल कैसे करना है वो सब भी जाना। एंड एन्जॉय अथॉरिटी एंड प्रेस्टिज, जिससे कि उनको अपनी पावर जो है वो अच्छे से यूज़ कर सकें, और उनकी जो प्रेस्टिज है, प्रतिष्ठा है, वो बनी रहे। दोज हु हैड held local power had to be controlled but they could not be entirely eliminated। हुआ क्या पीछे के टाइम में, जैसे जो अथॉरिटी जहाँ थी गांव साइड में, चाहे टाउन एरिया हो, कोई छोटा शहर हो, इस तरह की जो जगह थी, तो वहाँ पे जो चीफ लोग थे उनको कंपनी ने नहीं हटाया, उनको वैसे के वैसे वहीं रखा, पूरी तरह से नहीं हटाया, बस ये कहा कि आप हमारे अंडर काम करेंगे। हु वॉज दिस टू बी डन, अभी कैसे हुआ, इस चैप्टर में यही सारी चीज़ पढ़ेंगे आप। देखिए, और मैं काम करता हूँ, मैं इसका रिवीजन ही करवा देता हूँ। इस तरह से अगर एक लाइन पढ़ाएंगे तो टाइम बहुत निकल जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। बात है रेवेन्यू फॉर द कंपनी की। कंपनी के पास दीवान था, बट स्टिल सॉ हिमसेल्फ प्राइमरी एज अ ट्रेडर, अभी भी अपने आप को व्यापारी ही कहते थे। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। बहुत लार्ज रेवेन्यू इनकम की वो चाह तो रखते थे, बट ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना पा रहे थे जिससे कलेक्शन हो सके। तो द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज इन रेवेन्यू एज मच एज इज गुड एंड बाय फाइन कॉटन सिल्क क्लोथ एट चीपली एज पॉसिबल। अब ये कोशिश की गई लगातार कि रेवेन्यू बढ़े, कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी कॉटन और सिल्क बेच सकते हैं सस्ते में। Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. अब 5 साल में देखें तो जो कंपनी माल आता था बंगाल में, वो अब दुगना हो गया है। Before 1865, the company had purchased goods in the India by importing gold and silver from Britain. आप सोच के देख सकते हैं कि 1865 से पहले कंपनी जो है इंडिया में जब बाज़ार करती है, तो यहाँ से चीज़ें जाती थी तो गोल्ड और सिल्वर को परचेस करना पड़ता था ब्रिटेन से। तो सिंपल सी बात है, ब्रिटेन का सोना चांदी इंडिया में आएगा, यानी कि इंडिया तब भी इस तरह से गरीब नहीं बना था। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहे थे बंगाल में, वो फाइनेंस कर सकते थे कि इन गुड्स को हम एक्सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकें। Soon it was clear that Bengal economy was facing deep crisis, और धीरे धीरे बंगाल की इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ने लगी। जो आर्टिसंस थे, गांव में रहने वाले लोग, उनको बेचारों को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी, कंपनी की लो प्राइसेस की वजह से अपना सामान हटाना पड़ा, बेच देना पड़ा सस्ते में। तो सिंपल सी बात है कि अंग्रेज़ फिर उस चीज़ को ज़्यादा महंगे दाम में बेचेंगे। किसान अनेबल टू पे द ड्यू वी वर डिमांडेड फ्रॉम देम, जो कर्ज था वो नहीं चुका पा रहे, जो टैक्स थे वो नहीं चुका पा रहे थे, और जो इस तरह से प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन हो गया। एग्रीकल्चर कंडीशन भी बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर गया, मतलब खेतों में पैदावार बहुत कम हो रही थी। फिर 1717 में एक बहुत अकाल पड़ा जिसमें 10 लाख लोग मर गए बंगाल में, जो कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वहाँ पे हो गई। अब 10 लाख का 10 मिलियन का मतलब समझते हैं आप, 10 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़ लोग, क्योंकि 1 मिलियन में बेटा 10 लाख होता है। तो 1 करोड़ लोग, 3 करोड़ की पॉपुलेशन, 1/3 वहाँ पे इस तरह से सिमट गए लोग। आप ये चीज़ देख सकते हैं। ये एक नज़ारा है पोर्ट का, जहाँ पे व्यापार हो रहा है, चीज़ें बिक रही हैं। हाट लगते थे, हाट मतलब छोटे छोटे मार्केट, जहाँ पे छोटे छोटे वेंडर्स जो हैं अपने सामान टोकरियों में रख के इस तरह से बेच रहे हैं, हाट लगती थी। और यहाँ से इनमें भर भर के शिप्स के जरिए यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की बात आई तो कितनी सारी चीज़ें बढ़ी वो आप देखेंगे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि आप इसमें रैयतवाड़ी, मनरो सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये चार्ल्स कॉर्नवालिस है।
कॉर्नवालिस वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल इंडिया का बना, चार्ल्स कॉर्नवालिस, तो तभी इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट की बात हुई थी। परमानेंट सेटलमेंट किस चीज़ के लिए? ज़मीन के लिए। अब इकोनॉमी क्योंकि ख़राब हो चुकी थी, कंपनी को भी बहुत सारे रेवेन्यू की ज़रूरत थी, तो जो कंपनी के ऑफिशियल थे उन्होंने फील किया कि इन्वेस्ट किया जाए लैंड में और इसको बढ़ावा दिया जाए, इसको सुधारा जाए। हाउ वाज दिस टू बी डन? अब ये हो कैसे? न्यू डिकेड्स ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन। 20 साल की बहस के बाद कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट 1793। कंपनी ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजा एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। जब सेटलमेंट हुआ तो कहा गया ये छोटे छोटे राजा जो ताल्लुकदार हैं इनको अब ज़मींदार बनाया गया है, ये हमारे हिस्सों को देखेंगे, इनसे हम टैक्स वसूल किया करेंगे। They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company। उन राजाओं ताल्लुकदारों को उन्होंने ज़मींदार बना दिया। जो ज़मींदार आज हम अपने गांव में देखते हैं कि जिसके पास ज़मीन कंट्रोल में ज़्यादा है, तो वो उनका काम क्या दिया उन्होंने कि पीजेंट से आपको रेंट वसूलना है और कंपनी को पे करना है। द अमाउंट टू पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। जो अमाउंट थी वो फिक्स थी, परमानेंट थी कि इसको आपको करना ही करना है। दैट इज इट इज़ वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर। और ये भी कहा गया कि फ्यूचर में बढ़ेगी नहीं, बट वो थी ही इतनी ज़्यादा कि फ्यूचर में बढ़ने की चांस ही नहीं है। उसी से ही इंडियन जो लोग गरीब होना शुरू हो गए थे खेती बाड़ी में। ये महसूस किया गया कि इंश्योर किया जाए कि रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू का बना रहे कंपनीज की लिस्ट में, और सेम टाइम एनकरेज मिले ज़मींदार को इन्वेस्ट करें और इम्प्रूव करने में हेल्प करें ज़मीन को। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड। अब हुआ क्या, रेवेन्यू तो डिमांड भाई नहीं बढ़ी। द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। लेकिन जो ज़मींदार थे वो एक तगड़ा हिस्सा किसानों से लिया करते थे, उनकी मौज रहती थी, और उनमें से जो हिस्सा अंग्रेज़ों का होता था वो दे दिया करते थे। तो इस तरह से पिसा किसान। द प्रॉब्लम, द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। परमानेंट सेटलमेंट से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। कंपनी ऑफिशियल्स को पता चल गया कि ज़मींदार जो है इन्वेस्ट अच्छा नहीं कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट करने के लैंड में। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट ज़मींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे। उस टाइम इतना ज़्यादा था पे करना कि ज़मींदार भी नहीं पे कर पा रहा था, किसान कैसे करेगा। एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज ज़मींदारी। और जो भी अपनी रेवेन्यू पे करने में अनसक्सेसफुल रहता था उसकी ज़मींदारी चली जाती थी। न्यूमरस ज़मींदारीज was sold off at auctions organized by the company। और फिर ज़मींदारी जो हुआ करती थी वो नीलामी के जरिए बेची जाती थी कंपनी के जरिए। ये हाल था इंडिया में। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज। फिर 19th सेंचुरी का टाइम आया 1800 के बाद, अब कुछ चीज़ें और बदलने लगी। प्राइस जो मार्केट में थे वो बढ़ गए, कल्टीवेशन बहुत स्लो हो गया, मतलब एक्सपेंडेड बढ़ने लगा। दिस मीन्ड एन इंक्रीज इन द इनकम जमींदारी बट नो गेन फॉर द कंपनी। अब इनकम जो थी जमींदारी की वो तो बढ़ गई, बट कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली। अब रीज़न वही था क्योंकि जो डिमांड थी वो तो इस तरह से नहीं हो पा रही थी कि रेवेन्यू डिमांड जो है उसको घटाया बढ़ाया जा सके, वो परमानेंट थी। सीधी सी बात ये है। ओके, आगे देखें इसको। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। नया वर्ड है जैसे महल। इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड महल इज़ अ रेवेन्यू एस्टेट विच मे बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस टाइम महल को क्या कहा गया था पता है? एक विलेज के लिए महल यूज़ किया गया है या फिर एक ग्रुप ऑफ विलेज के लिए महल यूज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ज़रा हम देखते हैं कि क्या हुआ उस टाइम पे। ए न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड। जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से हैं चैप्टर के, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज़ नाउ उत्तर प्रदेश।
बंगाल प्रेसिडेंसी उस टाइम बहुत बड़ी हुआ करती थी, बट आज वो ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश का कहलाता है क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी काफ़ी रिच है. एन इंग्लिशमैन कॉल हॉल्ट मैकेंजी डिवाइस द न्यू सिस्टम विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822. एक नया सिस्टम ले आए. किस चीज़ के लिए? ज़मीन से लेके और उसके प्रोडक्शन के लिए उस चीज़ को लेके आए, और वो शुरू हुआ 1822 से. He felt that the village was an important social institution in North Indian society and need to be preserved. कि गांव तो बहुत ज़रूरी हैं, मतलब कि गांव में इस देश में, और उनको बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि खेती नहीं होगी तो अनाज कैसे होगा, अनाज नहीं होगा तो टैक्स वगैरह से लेकर खाना पीना कहाँ से आएगा. Under his direction, collector went from village to village, inspecting the land, measuring the field and recording the customs and rights of different groups. अब हुआ क्या, उसके टाइम पे उसके डायरेक्शंस में कलेक्टर जो है गांव से गांव जाता है, सारी ज़मीन को इंस्पेक्ट किया गया, ज़मीनों को, खेतों को नापा गया, रिकॉर्ड किया गया सारी चीज़ों को, और द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वर एडेड टू द कैलकुलेटेड द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे. अब जिसकी जितनी ज़मीन होती थी ना, उसके हिसाब से उसके प्लॉट को नापा गया और उसी हिसाब से उसको टैक्स पे करने के लिए कहा गया. दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली, और ये डिमांड जो है टाइम टू टाइम बदलती रहेगी, नॉट परमानेंटली फिक्स नहीं थी क्योंकि पहले फिक्स कर दी थी इसलिए. द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन, और जो कलेक्टिंग रेवेन्यू करेगा और कंपनी को पे करेगा वो विलेज का हेडमैन है, रेदर देन द जमींदार. अब जमींदारों को अलग कर दिया गया बेटा. अब ना क्या कहते हैं, विलेज का जो मुखिया उसको लाया गया. दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवारी सेटलमेंट. इसी को महलवारी सेटलमेंट कहते हैं. परमानेंट सेटलमेंट में आपने देखा था ज़मींदारों को सबसे ज़्यादा ताकत दी गई थी, जो राजा तालुकदार थे, बट महलवारी सिस्टम में जो विलेज का हेड है उसको रखा गया, ज़मींदार को नहीं रखा गया, और परमानेंटली फिक्स्ड नहीं किया इसके अमाउंट को, कहा कि पीरियडिकली ऊपर नीचे करते रहा करेंगे. लेकिन समस्या ये थी कि उसमें भी चीज़ इतनी ज़्यादा थी कि प्रॉब्लम्स हुआ करती थी. आगे देखिए, मुनरो सिस्टम की बात हो रही है, जरा देखें. इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट के लिए एक दूसरा आइडिया लाया गया. अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ महलवाड़ी सिस्टम और साउथ में कुछ और. द न्यू सिस्टम वाज डिवाइज टू बी नोन एज द रैयतवाड़ी और रैयतवार सिस्टम. रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया, इसी को मुनरो सिस्टम भी कहते हैं. इट वाज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ द एरिया दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर विद टीपू सुल्तान. और ये चीज़ तभी कोशिश की गई थी छोटे पैमाने पर जब कैप्टन अलेक्जेंडर को जो है रखा गया उस एरिए में, जो कंपनी ले लिया था जब टीपू से लड़ाई हुई थी उस टाइम. और फिर बाद में डेवलप किया टॉमस मुनरो ने, और यही सिस्टम को आगे साउथ इंडिया में फैला दिया गया. ये टॉमस मुनरो ही है. और मुनरो ने फेल्ड किया कि साउथ में कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है. द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर. रैयत, रैयत जो वर्ड यूज़ हुआ वो कल्टीवेटर के लिए यूज़ हुआ, मतलब कि साउथ में जो ट्रेडिशनल ज़मींदार तो होते नहीं थे, तो उन्होंने इस चीज़ पे ले आए डायरेक्टली कि जो रैयत वर्ड हैं, कल्टीवेटर हैं, ज़मीन जोतने वाले लोग हैं, उनको इसमें शामिल करो. हु हैड टाइटल द लैंड फॉर जनरेशन, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन को अपने साथ रखा है. देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड. उनके खेतों को सर्वे किया गया रेवेन्यू असेसमेंट बनाने से पहले. और मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश should act as an paternal father figure protecting the रैयत under their charge. अच्छा, उनको ये लगा ब्रिटिश को, मुनरो को, कि वो ना एक पिता की तरह इन सारी चीज़ों को, रैयतों को प्रोटेक्ट करेंगे और अपने अंदर ही जो चेंज लाने होंगे उसके अंदर चेंज करवा लेंगे. और क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जमींदारी सिस्टम थी, यहाँ है नहीं, तो ये सक्सेसफुल हो जाएगी. बट सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा स्टूडेंट्स, सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा. क्योंकि जब साल बाद न्यू सिस्टम को इम्पोज किया गया कि, तो सीधी सी बात है, जब कुछ बार बार नई नई लाई जाए तो इसका मतलब वो सक्सेसफुल नहीं है. ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई अ रेवेन्यू डिमांड. अब बात ये थी कि इंक्रीज करो इनकम को लैंड से, लेकिन पहले से रेवेन्यू नहीं इतना ज़्यादा हो पा रहा था. पीजेंट्स अनेबल टू पे, रैयत फ्लड द कंट्री साइड. रैयत जो थे वो गाँव की तरफ चले गए छोड़ के. पीजेंट्स पे कर नहीं पा रहे थे टैक्सेस, और जो विलेज थे वो अब कई जगह एकदम वीरान हो गए.
Optimistic officials had imagined that the new system could transform the peasant to rich enterprising farmer, but this did not happen. अच्छा, कंपनी के ऑफिशियल्स को ये लगा कि ये सारे सिस्टम आने से ना पीजेंट्स जो है रिच एंटरप्राइज बन जाएंगे, बट हुआ ऐसा कुछ नहीं। भुखमरी हुई, खेती छोड़ के लोग भाग गए, ज़मीन से बेदखल हो गए, गांव वीरान हो गए। ये हालतें थी उस टाइम जो ब्रिटिश पॉलिसीज लाए थे। फिर वहाँ बात आती है क्रॉप्स ऑफ यूरोप की, क्योंकि जब यहाँ प्रोडक्शन घट गया तो उस टाइम वहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, तो सारा जो आइटम्स था, फूड आइटम्स, वो वहाँ पे जाके उसको भेजने लगे इंग्लैंड में। यस, अब आएगा ब्लू ब्लू रेबिलियन के बारे में बेटा बात होगी यहाँ पे, क्योंकि ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप जानेंगे और समझेंगे। उसमें से सबसे मेन ये है कि इंडिगो क्यों डिमांड में था इंडिया में। दोनों ही चीज़ें आप समझेंगे कि इंडिगो डिमांड में क्यों था। क्योंकि प्रिंट करने के लिए रिच कलर ब्लू बहुत रिच होता था, उसको इंडिगो कहते थे, नील की खेती जिसे कहते थे। उसको प्रिंट भी करना होता था, कपड़े पे भी छापना होता था, कॉटन की उसमें भी यूज़ करना होता था, और अदर चीज़ों में भी यूज़ करते थे, क्योंकि कॉटन बहुत प्रोडक्शन हो रहा था उस टाइम ब्रिटिश के टाइम पे। तो उन्होंने ये सोचा कि इंडिया में ही कल्टीवेट करवाया जाए। तो बात ये थी कि ब्लू डाई को यूज़ करते थे मॉरिस पेंट में 19th सेंचुरी ब्रिटेन में, और जो कि इंडिगो प्लांट से बनता था, जो कि कल्टीवेट होते थे इंडिया में। तो फॉर इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। और इंडिया उस टाइम सबसे बड़ा नील का क्या कहते हैं प्रोडक्शन था, सप्लायर भी था, और ब्रिटिश यहाँ ज़बरदस्ती वो खेती करवाया करते थे। अब सवाल वही आ जाता है कि डिमांड जो है इंडियन इंडिगो की क्यों ज़्यादा थी। तो सिंपल सी बात है, एक तो यहाँ पे नेचुरली उगाया जाता था उन पेड़ों को, और इंडिगो प्लांट्स ग्रो प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स, जहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे उगते हैं। 13th सेंचुरी में जो है उसको यूज़ किया कपड़ों में, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में डाई करने के लिए, क्लोथ्स के लिए यूज़ किया गया, वो यहीं से भेजा गया। अब अंग्रेज हर चीज़ को लालच के साथ देखते थे, सिंपल सी बात तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो स्मॉल अमाउंट था इंडियन निको का, वो यूरोपियन मार्केट में पहुंचा, लेकिन उसके दाम बहुत थे, और यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ और प्लांट लगाया जाए जिससे कि वॉयलेट और ब्लू डाई लगाया जाए। तो अब क्योंकि वो टेम्परेट जोन में होता है, इंडिया टेम्परेट जोन में, और जो ब्रिटेन है वो तो ठंडे इलाके में, वुड वॉज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप। वुड को जो है यूज़ करने लगे, एक पेड़ का नाम है। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। बट ये ना इंडिगो को कंपटीशन नहीं दे पाया जो इंडिया में उगती थी उसको। बात ये थी सिंपल सी। अब जैसे वर्ड यूज़ हुआ है प्लांटेशन, ए लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय अ प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। कई सारे लोगों को ज़बरदस्ती काम लगाने के साथ इस तरह से ऑपरेट किया जाए, उसको प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, और प्लांटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती थी, कॉफ़ी, शुगर केन, टोबैको और कॉटन की खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चीज़ें होती थी। तो मतलब ये सारी चीज़ें उस टाइम होने लगी। अब क्योंकि डाई करना है इंडिको से, तो इंडिको जो है रिच ब्लू कलर देता है, और जो डाई वुड से आती थी वो बहुत डल होती थी। अब वुड होता था यूरोप में, इंडिको इंडिया में होती थी। तो 17th सेंचुरी में यूरोपियन क्लोज जो है उनको उनका मानना था कि गवर्नमेंट को जो है ना बैन कर देना चाहिए इंडिगो इम्पोर्ट पे जो इंडिया से आ रही है। अब फ्रेंच लोगों ने इंडिगो सेंट डोमिनिगो कैरिबियन आइलैंड में उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि कैरिबियन आइलैंड ट्रॉपिकल कंट्री हैं। पोर्टुगीज़ लोगों ने ब्राज़ील में, और इंग्लिश ने जमैका में, और स्पेनिश लोगों ने वेनेजुएला में। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब जब इस तरह से डिमांड बढ़ रही है इंडिगो की, तो आप देख रहे हैं कि स्पेन हो, पोर्टुगी हो या फ्रेंच हो, ये सारे लोगों ने जो अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड के ये इस तरह से उगाना शुरू कर दिया। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ इसको आज यहीं तक रखूँ। इसके जो नेक्स्ट होगा वो आपके नेक्स्ट क्लास में हम समझाएंगे आपको। ये रिवीजन ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आप ध्यान रखें कि जिन लोगों ने किए हुए हैं चीज़ें वो नहीं करेंगे, और जिन लोगों ने नहीं किया वो ज़रूर करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।